हेलो दोस्तों, 2025 के मार्च महीने में संसद में बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये बजट पेश किया गया। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कई ऐसी योजनाओं के ऊपर भी जिक्र किया गया है जो कि आने वाले समय में ये लागू होने वाली हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसी योजनाओं पर विचार कर रहा है, ऐसी योजनाओं पर कार्य कर रहा है जो कि आने वाले समय में लागू होंगी और इसका सीधा लाभ आप लोगों को मिलेगा। इन योजनाओं में जो मुख्य फोकस है वो महिला और किसानों से जुड़े हुए हैं। इनके ऊपर गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही है और आज हम इस वीडियो में इन्हीं योजनाओं के ऊपर बात करने वाले हैं। हम यहाँ पर देखेंगे वो कौन कौन सी योजना है जो आने वाले समय में लागू होने वाली है और इसका जो सीधा लाभ आप सभी को किस तरीके से मिलने वाला है। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आप सभी से डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि इसमें आप सभी को तकरीबन 8 से 10 योजनाओं को मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है जो कि आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली हैं। हम अपने वीडियो के माध्यम से इस तरीके की वीडियो लेकर आते हैं जिसमें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी स्कीम्स रहते हैं, जो योजनाएं रहती हैं, उन सभी को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको योजनाओं की सही जानकारी हो सके और आप उन योजनाओं का लाभ ले सकें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर जान लेते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं गवर्नमेंट लागू करने वाली है। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में आप मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और इस वक्त उनका ये तीसरा कार्यकाल है और इस कार्यकाल का पहला बजट मार्च 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। बजट 2025 में मोदी सरकार ने कई नई योजनाओं की घोषणा भी की हुई है और इन योजनाओं में जो मुख्य फोकस है वो किसान और महिलाओं का है। राज्य के हिसाब से देखें तो बजट में सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो बिहार सरकार को मिलने वाला है, यानी बिहार राज्य को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा और बिहार के लिए यहाँ पर कई घोषणाएं भी की गई है जिसे हम इस वीडियो में डिटेल्स में समझेंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो पहली घोषणा है जिन योजनाओं से लेकर वो है पीएम धन धान्य कृषि योजना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की और यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो कृषि क्षेत्र में कम पैदावार, अत्याधुनिक कृषि पद्धति की कमी और औसत क्षेत्र से कम ऋण उपलब्धता वाले जिलों को प्राथमिकता देना है। इस योजना का जो मुख्य केंद्र बिंदु है उसकी अगर बात करें तो कम पैदावार और आधुनिक कृषि पद्धतियों के लिए यहाँ पर फोकस किया जाएगा और इस योजना के तहत कम से कम 100 ऐसे जिलों को शामिल किया जाएगा जहाँ कम पैदावार रहेंगे, अत्याधुनिक कृषि पद्धतियों की कमी रहेगी और कम ऋण मापदंडों की स्थिति रहेगी। तो इसका जो मुख्य कारण है इसमें किसानों को बेनिफिट्स देना है। 100 जिलों को यहाँ पर फोकस किया जाएगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार पर काम किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अत्याधुनिक पद्धतियों पर वर्क किया जाएगा और जो कम ऋण मापदंडों की स्थिति है उसे बेहतर बनाने पर गवर्नमेंट यहाँ इस योजना के अंतर्गत काम करेगी। इसमें जो लाभ मिलेंगे वो किसानों को मिलेंगे और योजना का जो फायदा है 1.7 करोड़ किसानों को मिलने का अनुमान है जो भारतीय कृषि क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसमें युवाओं, महिलाओं और किसानों का भी समर्थन रहेगा। वित्त मंत्री जी ने कहा कि सरकार ग्रामीण समृद्धि के लिए विशेष योजनाएं शुरू करेगी जिससे युवा, महिलाएं और किसान लाभान्वित होंगे। इस योजना के अंतर्गत मुख्य बिंदु रहेगा दालों की आत्मनिर्भरता पर, यानी कि दालों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए एक 6 साल का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। विशेष रूप से तुअर, उड़द और मसूर दालों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके बाद फल और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और सब्जियों और फलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी। अब इसमें जो दूसरी योजना है वह पीएम स्वनिधि योजना है। आप सभी जानते हैं ये योजना पहले से लागू है लेकिन अब इस योजना को नया रूप देने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता ऐसे लोगों को दी जाती है जो कि रेहड़ी या फिर पटरी पर अपना कार्य करते हैं और अपना जीवन बसर करते हैं। तो ऐसे लोगों को सरकार आगे बढ़ने के लिए और इनके व्यापार को बढ़ाने के लिए इनको ऋण यानी कि लोन की प्रावधान रखती है जिसमें 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक आप गवर्नमेंट से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत ले सकते हैं। अब यहाँ पर पहले बैंक से ही ये लाभ आप ले सकते थे लेकिन अभी इससे बैंकों और यूपीआई से भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और क्रेडिट कार्ड से अब ऋण की सीमा बढ़ाकर
10,000 रुपये जो थी उसे अब 30,000 रुपये की जाएगी और इसको 8वां बजट पेश करते हुए इस योजना को अनौपचारिक क्षेत्र के जो ब्याज वाले ऋणों से राहत और माध्यम 68 लाख से अधिक रेहड़ी पटरियों वालों को इसमें लाभ मिलेगा। तो बहुत बड़ी योजना है, इसमें बहुत बड़ी जनसंख्या को एक लाभ मिलने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसे स्वनिधि योजना के तहत आप ले सकते हैं। इसके बाद संशोधित उड़ान योजना है। सरकार अगले 10 सालों में 4 करोड़ अतिरिक्त जो यात्रियों की मदद के लिए 120 गंतव्यों को जोड़ने के लिए संशोधित उड़े देश का नाम नागरिक उड़ान योजना शुरू कर रही है। इसके बाद फंड ऑफ फंड्स योजना है। इस योजना के अंतर्गत उभरते जो उद्यमी हैं यानी जो व्यापारी हैं जो उभर रहे हैं उनकी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लाया जा रहा है। 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना के एक और दौर की घोषणा की गई है। बहुत ही बड़ी रकम इस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने वाली है। यह घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार स्टार्टअप के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत यहाँ पर 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी जाएगी। यानी कि जो फंड ऑफ फंड्स योजना है वो ऐसे लोगों के लिए बढ़ावा देने के लिए लाई जा रही है जो उद्यमी है यानी उभरते हुए उद्यमी हैं। उनको 10,000 करोड़ तक की बजट इस योजना के अंतर्गत लाई जाएगी और इनके व्यापार को बढ़ावा यहाँ पर दिया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया की जो कार्य योजना है 16 जनवरी 2016 से पेश की गई थी। उसी वर्ष से स्टार्टअप की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ फंड ऑफ फंड्स का जो फॉर स्टार्टअप्स है योजना लाई गई थी और इस योजना की निगरानी जो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के लिए संचालित एजेंसियां करती हैं। अब यहाँ पर महिलाओं SC/ST उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए ऋण देने से संबंधित भी इन्होंने ऐलान किया हुआ है। तो सरकार पहली बार उद्यम शुरू करने वाली 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो उद्यमी हैं उनको 2 करोड़ रुपए का ऋण देना शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने 2025-2026 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए यह भी कहा कि SME और बड़े उद्योग के लिए एक विनिर्माण मशीन स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा सरकार जो है श्रम प्रधान क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सुविधाजनक उपाय करेगी। इसके बाद जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों की स्थापना से संबंधित घोषणाएं भी गवर्नमेंट की तरफ से की गई है, जिसमें सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगी। इसमें से 200 इसी वित्त वर्ष से यानी कि 2025-2026 में स्थापित किए जाएंगे और अगले 5 वर्षों में 75,000 सीट जोड़ने के लक्ष्य की दिशा में अगले वर्ष में मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएगी। और इसके साथ ही 12 लाख रुपए सालाना आय पर अब टैक्स नहीं लगेगा। ये आप सभी जानते हैं, ये काफ़ी चर्चाओं में भी रहा इस योजना के बारे में, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने उम्मीदों के अनुरूप मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की जो सालाना आय है उसको पूरी तरीके से कर मुक्त कर दिया है। यानी कि अगर आप लोगों की सालाना आय 12 लाख रुपए है तो आपको इसमें टैक्स की श्रेणी से अभी इसमें नहीं जोड़ा गया है। अगर आपकी सालाना आय 12 लाख रुपए से ज़्यादा रहेगी तभी आप टैक्स देने की श्रेणी में रहेंगे। यह छूट नए आयकर व्यवस्था में दी गई है। मानक कटौती 75,000 रुपए के साथ नौकरी पेशा लोगों को अब 12.75 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं देना होगा। इसके बाद बीमा क्षेत्र में FDI बढ़ाकर 100% करने के बारे में भी बात कही गई है और इसमें 74% से बढ़ाकर 100% का जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है जिसे FDI कहा जाता है, इसे 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। इसके बाद नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग मशीन से संबंधित कुछ घोषणाएं इस बजट के अंतर्गत किया गया है, जिसमें विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग मशीन लॉन्च किया जाएगा। इसमें मेक इन इंडिया से संबंधित मुद्दों को भी उठाया गया है और सपोर्ट करने के लिए छोटी, मध्यम और बड़ी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहा कि मशीन केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य दोनों की नीतियों, समर्थन, एग्जीक्यूशन
रोड मैप, गवर्नेंस और निगरानी ढांचा प्रदान करेगा और क्लाइमेट फ्रेंडली विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध भी है। और यह मशीन क्लीन टेक्नोलॉजीज और मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पीवी सेल में घरेलू जो वैल्यू एडिशन है और इकोसिस्टम बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों की बैटरी, मोटर्स और कंट्रोलर्स, इलेक्ट्रोलाइजर्स, विंड टर्बाइन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरणों और ग्रिड स्केल बैटरी पर केंद्रित रहेगा। तो ये सारी योजनाएं गवर्नमेंट इस बार जो मार्च महीने में बजट प्रस्तुत किया गया है इसके माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हुई है। अब इसके साथ हम देख लेते हैं बिहार के लिए 2025 में क्या क्या घोषणाएं गवर्नमेंट ने की हुई है। इसमें मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है, जबकि राज्य में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इसके अलावा पटना आईआईटी और पटना एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि मखाना के उत्पादन, वितरण और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जा रहा है। माना जा रहा है कि बिहार के जो किसानों के लिए ये फायदेमंद साबित होगा और मखाना बोर्ड के गठन होने से किसानों को और भी अधिक लाभ यहाँ पर मिल सकते हैं। बिहार में फिलहाल 35,000 हेक्टेयर में मखाने की खेती होती है, जो कि 25,000 किसान इससे जुड़े हुए हैं। देश में सबसे अधिक मखाना उत्पादन वाला राज्य बिहार ही है। लगातार बाढ़ की मार झेलते रहे बिहार के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले बड़ी संख्या में किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही साथ वित्त मंत्री ने बिहार में एयरपोर्ट सेवाओं में विस्तार करने की घोषणा की है। उड़ान स्कीम के तहत देश में 120 नए स्थानों को एयर सेवा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बजट में अपना एयरपोर्ट की क्षमता से व्यापक विस्तार करने की घोषणा की तथा बिहड़ा में ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने का भी ऐलान किया हुआ है। इसके साथ एक नजर ये भी डाल लेते हैं कि बजट 2025 में और क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। तो इसमें सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया गया है और सभी MSMI के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की जो सीमा है उसे क्रमशः 2.5 और 2 गुना बढ़ाया जाएगा। साथ ही कहा गया कि सरकार पंजीकृत सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड भी पेश करेगी। इसके साथ ही साथ 2047 तक 100 गीगावाट की न्यूक्लियर एनर्जी क्षमता विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियर एनर्जी मशीन की स्थापना की जाएगी और 2033 तक 5 छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर चालू किए जाएंगे। बजट में वित्त मंत्री द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड जो लिमिट है वो 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे किसानों को सस्ता लोन पाने में भी सहायता मिलेगी। तो ये रहा मार्च 2025 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था उससे संदर्भित कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने यूट्यूब चैनल पर इस तरीके की और भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बजट से संबंधित या फिर किसी भी गवर्नमेंट स्कीम या योजना से संबंधित लाते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।